कल को मतलब स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। हाँ देखो ना, जब हमने सेक्शन 10 पढ़ा था, आपको याद होगा कि हमने सेक्शन 10 पढ़ा पीछे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 पढ़ा हमने। उसमें हमने क्या पढ़ा कि इसेंशियल क्या है कॉन्ट्रैक्ट के। एक कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाना है, बेल्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो उसके इसेंशियल्स क्या है हमने पीछे पढ़ा। तो क्या क्या इसेंशियल हमने पढ़े। पहले हमने पढ़ा था कि दो पार्टीज के बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर दूसरा पढ़ा था पार्टीज जो है वो कंपिटेंट होनी चाहिए एग्रीमेंट करने के लिए। तीसरा पढ़ा था पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए एग्रीमेंट करने के लिए। और चौथा पढ़ा था कि कंसीडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए एग्रीमेंट करने में, मतलब तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एग्रीमेंट अगर लॉफुल कंसीडरेशन है। तो मतलब ये हुआ कि कंसीडरेशन इज वन ऑफ द वेरी 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 इसेंशियल एलिमेंट फॉर ए बेल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को बेल्ड करना चाहते हो तो वन रिक्वायरमेंट ये है कि कंसीडरेशन होनी चाहिए। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बेल्ड नहीं हो सकता। तो ये बात याद रखना। कंसीडरेशन इज वन ऑफ द वेरी essential element of the Indian Contract Act as per section 10 of the Indian Contract Act। यहाँ मैंने लिखा सेक्शन 26, यहाँ पे आप लिखोगे सेक्शन 25, ये 25 है ठीक है, ये 26 गलती से लिखा गया है, 25 है यहाँ पे। तो जो सेक्शन 25 है ना वो बोलता है ना कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड। ये बोलता है कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है उसमें कोई भी कंसीडरेशन नहीं हुई है तो वो वॉइड हो जाएगा। मतलब मेरा बोलने का ये है सिंपली कि किसी भी एग्रीमेंट को तभी वैलिड बनाया जा सकता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट में उसको बदला जा सकता है अगर कंसीडरेशन हुई है बीच में। तो अगर कंसीडरेशन नहीं मिली है तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा सेक्शन 25 के अनुसार। इवन दो इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं जो सेक्शन 25 में ही दे रखे हैं, वो हम पढ़ेंगे, अभी आज ही पढ़ेंगे। पहली बात तो ये होगी। अब बात ये आती है कि सर कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन। तो जो सेक्शन 2 सब सेक्शन डी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कंसीडरेशन को डिफाइन करता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन डी। प्रपोजल को कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, किसी को याद है। सेक्शन 2 सब सेक्शन ए प्रपोजल को डिफाइन करता है। एक्सेप्टेंस को कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन बी एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है। और सेक्शन 2 सब सेक्शन डी जो है वो कंसीडरेशन को डिफाइन करता है। कंसीडरेशन का सिंपल सा मतलब देखा जाए सिंपल भाषा में तो इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब होता है, समथिंग इन रिटर्न। और इसको क्विड प्रो क्यू भी बोला जाता है, क्विड प्रो क्यू भी बोला जाता है, क्विड प्रो क्यू भी बोला जाता है। सेक्शन 2D of Indian Contract Act 1872 defines the term consideration. It simply means something in return, मतलब कुछ बदले में मिलना चाहिए। अगर मैं किसी को अपनी जमीन बेच रहा हूं, उसके बदले में मुझे पैसा मिलना चाहिए, तो मेरे लिए पैसा कंसीडरेशन होगी, मेरे लिए पैसा कंसीडरेशन होगी। अब जमीन वाले बंदे को देखो, जमीन वाला बंदा क्या कर रहा है, वो पैसा दे रहा है पर पैसे के बदले में उसे भी कुछ मिलना चाहिए, उसको जमीन मिल रही है, तो उस बंदे के लिए जमीन कंसीडरेशन हो गई। मैं गीतिका को अपना मोबाइल फोन दे रहा हूं और उसके बदले में गीतिका मुझे 10,000 रुपए दे रही है, तो 10,000 रुपए मुनीश सर के लिए कंसीडरेशन हो गई, समथिंग इन रिटर्न। अब मोबाइल फोन के बदले में रिटर्न में क्या मिला मुझे, 10,000 रुपया। यस सर। वैसे या गीतिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गीतिका को 10,000 रुपए देकर बदले में क्या मिला, मोबाइल फोन मिला, तो गीतिका के लिए मोबाइल फोन कंसीडरेशन हो गई। यही होता है कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। मजे की बात यह है कि जो कंसीडरेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2D जो डिफाइन करता है वो बोलता है कंसीडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। प्रेजेंट कंसीडरेशन, जब प्रेजेंट वर्तमान में कोई काम किया जा रहा हो, मैंने गीतिका को अपना मोबाइल फोन दिया, तभी वर्तमान में गीतिका ने मुझे उसी टाइम 10,000 रुपए दे दिए, दिस इज प्रेजेंट कंसीडरेशन।
ये प्रेजेंट कंसीडरेशन दोनों के लिए। वहीं अगर मान लो गीतिका मेरे लिए कोई आज काम करती है, मेरे लिए कोई आज काम कर रही है, वो आज मेरे लिए कोई काम कर रही है, और इससे खुश होकर मैं 2 4 5 दिन के बाद गीतिका को कोई प्रोमिस करता हूँ कि कुछ पैसा दूंगा, तो ये होगी पास्ट कंसीडरेशन। पास्ट कंसीडरेशन का मतलब होता है कि जब आप कंसीडरेशन किसी पास्ट एक्ट के लिए देते हैं, किसी पास्ट एक्ट के लिए कंसीडरेशन देते हैं। मान लो मेरा कुत्ता गुम हो गया, मेरा कुत्ता गुम हो गया, गीतिका आई, उसने मेरा कुत्ता ढूंढ दिया और मेरे को कुत्ता दे दिया। अब कुत्ता मेरे को गीतिका ने दिया आज, और 10 दिन के बाद मुझे लगा, ऐसा मेरे को महसूस हुआ, यार गीतिका ने मेरे को कुत्ता ढूंढ के दिया, मेरा वो गुम हो जाता, मैं कहाँ से लेता, नया लेना पड़ता, उसके साथ मेरे इमोशन अटैच थे, वो उसका क्या होता, फिर मेरे को 10 15 हज़ार नए खर्चने पड़ते, क्यों ना गीतिका को मैं 2 4 हज़ार रुपया इनाम दे देता हूँ। तो जब मैं गीतिका के पास्ट टाइम, कोई पास्ट में कार्य किया गया है ना, उसके उससे खुश होके प्रेजेंट में कोई कंसीडरेशन दे रहा हूँ, तो वो होती है पास्ट कंसीडरेशन। मतलब पास्ट के एक्ट के ऊपर कंसीडरेशन दे रहा हूँ मैं, ये होती है पास्ट कंसीडरेशन। या मान लो मैं पानी में डूब रहा था, मैं पानी में डूब रहा था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर ये कंसीडरेशन मानी जाएगी या ऑनरेरियम माना जाएगा? बिकॉज इसका पहले से हम्म। कुछ वो नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि इतना मिलेगा। ना, ये कंसीडरेशन ही है, ये कंसीडरेशन ही है। ओके। देखिए ना, होता क्या है ना, लो में यही तो है, जब आप सेक्शन 2D पढ़ोगे आपको खुद चलेगा पता कि हाँ इसमें पास्ट कंसीडरेशन के बारे में बोला गया है। मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ, पास्ट कंसीडरेशन को समझा आ रहा हूँ थोड़ा आपको मैं। आगे के जब आप पूरा टॉपिक कंप्लीट करोगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा, है ना। दूसरी बात, जब पास्ट के एक्ट के ऊपर कंसीडरेशन दी जाती है वो होती है पास्ट कंसीडरेशन, बात याद रखना ये। तीसरी बात, जब फ्यूचर में होने वाले एक्ट के ऊपर कोई कंसीडरेशन दी जाती है वो होती है फ्यूचर कंसीडरेशन। जैसे मान लो मैं एक पेंटर के पास गया, पेंटर ने बोला, मैंने पेंटर को बोला कि मेरी तस्वीर बना दे। पेंटर ने बोला कि सर मुझे आप अपनी फोटो दे दो, मैं पेंटिंग कर दूंगा, पर 3 महीने लग जाएंगे पेंटिंग करने में, 3 महीने के बाद आपको मैं तस्वीर दे दूंगा। अब मेरा कब एक्ट कब हो रहा है, फ्यूचर में काम होगा, 3 महीने के बाद मेरे को पेंटिंग मिलेगी। तो जब 3 महीने के बाद जो पेंटिंग मिलेगी, ये होती है फ्यूचर कंसीडरेशन, ये होती है फ्यूचर कंसीडरेशन। देखो सेक्शन 2D क्या डिफाइन करता है, 2D की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी, पर इजी बहुत है, मैं समझा भी दूंगा पूरा। अगर आपको पेपर में ये लैंग्वेज या ना याद रहे, आप ना लिख सको, रट्टा नहीं मारना है, सिंपल आपने ये लिखना है, कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न एंड इट इज आल्सो नोन एज द क्विड प्रो क्यू, ये लिखा, फिर डायरेक्ट आप चले गए इलुस्ट्रेशन पे। ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 25,000 रुपए, हियर बीज प्रोमिस टू पे 25,000 रुपए इज कंसिडरेशन फॉर ए। वही बात है, ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, हाउस, और बी के ए ने क्या बोला, ए ने अपना हाउस बेचा है, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, 25,000 रुपए, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या होगी, वो हाउस होगा जो उसको मिल रहा है, बदले में जो मिल रहा है एक दूसरे को, वो होगा कंसिडरेशन। अब एक बार इस लैंग्वेज को पढ़ो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, जब प्रोमिसर की डिजायर पर। पहली बात यह है, प्रोमिसर का मतलब क्या होता है, किसी को याद है प्रोमिसर का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में मैंने बताया था आपको, याद करो। द पर्सन हु मेक द प्रपोजल इज नोन एज द प्रोमिसर एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल या टू हुम द प्रपोजल इज मेड इज नोन एज द प्रोमिसी। तो प्रोमिसर का मतलब होता है जो बंदा प्रपोजल बनाता है, तो मतलब यहाँ पे प्रपोजल की बात की जाए, ऑफरर की बात की जाए, प्रोमिसर मतलब ऑफरर। क्या लिखा जा रहा है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द ऑफरर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा पे क्या हो रहा है, देखो, द प्रोमिसी जिसको बनाया जा रहा है ऑफर, और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी या प्रोमिसी के बिहार में कोई और बंदा भी कर सकता है, क्या कर सकता है, हैज डन और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, उसने कभी कुछ किया होगा, ये पास्ट कंसिडरेशन को बात कर रहा है, हैज डन और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, कुछ पास्ट में किया होगा उसके लिए। या फिर डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या अभी प्रेजेंटली कर रहा है, प्रेजेंट कंसिडरेशन, और प्रोमिस टू डू और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या प्रोमिस कर रहा है अभी करूंगा, प्रोमिस कर रहा है टू डू करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब ये होता है कि नहीं करूंगा।
मतलब जैसे आपने प्रपोजल में पढ़ा था, प्रपोजल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। आप किसी को कुछ करने के लिए प्रपोजल दे सकते हो या किसी को कुछ नहीं करने का प्रपोजल दे सकते हो। वैसे ही कंसिडरेशन कुछ करने के लिए हो सकती है या कुछ नहीं करने के लिए हो सकती है, ये बात याद रखना। देखो यहाँ लिखा है सच एन एक्ट और अब्सटीनेस और प्रोमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। जो आप एक्ट करते हो, कोई कार्य करते हो आप, या कोई कार्य नहीं करते हो, वो कंसिडरेशन है। एक बार थोड़ा चलो आगे, यही बात आपको खुद समझ आएगी, धीरे धीरे चलो आगे। हम थोड़े लीगल रूल्स पढ़ेंगे इसके, कंसिडरेशन के वैलिड लीगल रूल्स क्या है, मैं कंसिडरेशन के इसेंशियल्स क्या है। ये जो इसेंशियल है वो सेक्शन 24 के सॉरी सेक्शन 2 से सेक्शन डी के बेस पे बने हुए हैं। पहला है कंसिडरेशन का इसेंशियल, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कंसिडरेशन केवल और केवल प्रोमिसर की डिजायर पे होनी चाहिए। कंसिडरेशन केवल और केवल प्रोमिसर की डिजायर पे होनी चाहिए। प्रोमिसर मतलब ऑफर की डिजायर पे होनी चाहिए। अगर गीतिका मुझे 10,000 रुपए दे रही है ना, तो तभी दे सकती है जब मैं इसको बोलता हूँ कि ले मेरा मोबाइल फोन ले ले, मेरे को 10,000 रुपए पे कर दे, मेरी डिजायर पे वो मेरे को पैसा देगी, तब बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन मैं बेचना चाहता हूँ 10,000 रुपए का, तो गीतिका को मेरा दोस्त जाके बोलता है कि सर को मोबाइल फोन बेचना है, तो 10,000 रुपए दे दे मुझे, सर से मोबाइल फोन दिला दूंगा। और गीतिका ने 10,000 रुपए दे दिया, फिर मेरे पास मोबाइल फोन लेने आ रहे हैं, मैं बोलता हूँ मैं नहीं देता, मेरी मर्जी, मैं नहीं देता, क्योंकि मेरी डिजायर पे नहीं वो दे रही है, वो डिजायर में पे दोस्त पे दे रही है। तो कंसिडरेशन पहली बात तो ना प्रोमिसर की इच्छा पे, डिजायर पे ही मूव होनी चाहिए, पहली बात याद रखना। इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। और जब कंसिडरेशन मूव होगी ना ओफरी के द्वारा या प्रोमिसी के द्वारा, तो प्रोमिसी खुद भी कंसिडरेशन दे सकता है या प्रोमिसी के बिहाफ में कोई और पर्सन भी दे सकता है। ये बात याद रखना। जो कंसिडरेशन मांगी जाएगी वो तो सिर्फ और सिर्फ ऑफरर मांगेगा और कोई नहीं मांग सकता। पर जो दी जाएगी कंसिडरेशन वो प्रोमिसी भी दे सकता है या उसके बिहाफ में कोई और पर्सन भी दे सकता है। कैसे दे सकता है अभी आपको लगता जाएगा पता। देखो ये इसेंशियल्स हैं, इसकी जरूरी चीजें हैं। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी हो सकती है। यही यही यहाँ बोला गया। देखो इसमें यही बोला गया है कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promise to do or abstain from doing anything something। और यही यहाँ बातें तोड़ दी हैं। consideration must move at the desire of promiser, फिर may move from the promisee or any other person। तीसरा क्या बोल दिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी हो सकती है कंसिडरेशन। तो इन्हीं इन्हीं के बेस पे बनता है। पहले हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, आपको बड़ा इजी लगेगा, टेंशन ना लो, बड़ा इजी टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में 100 में से 99% आएगा। तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन केवल और केवल प्रोमिसर की डिजायर पे होनी चाहिए। अब मुनीर सर अपना मोबाइल फोन बेचना चाहते हैं ना, और गीतिका पैसा लेके आ रही है, तो मुनीर सर जब मांगेंगे पैसा तभी लेके आना है, तभी लेके आना है। ऐसा नहीं चलेगा कि गीतिका को अश्विनी सर बोल रहे हैं कि मुनीर सर थी इच्छा यार मोबाइल बेचने की, वो बेचना चाहते हैं, या उसको उनको दिया 10,000 रुपए और ले ले मोबाइल फोन। मैं मुकर सकता हूँ, मैं मुकर सकता हूँ। अब देखो क्या लिखा हुआ, इट इज वेरी इसेंशियल दैट द कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन गिवन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर बट नॉट एट द इंस्टांस ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के बोलने पे नहीं जाएगी कंसिडरेशन। इफ कंसिडरेशन इज मूव्ड एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी or without the desire of the promiser, then the consideration is not to be a good consideration। वो good consideration है ही नहीं। on the other hand देखो, an act done on the promiser's desire, an act done on the promiser's desire, कोई कार्य किया जा रहा है, गीतिका पैसे लेके आ रही है पर on the promiser's desire लेके आ रही है, मेरी डिजायर पे लेके आ रही है, gives a good consideration। ये गुड कंसिडरेशन है। आगे बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, इवन दो इट मे बी ऑफ नो पर्सनल सिग्निफिकेंस और द बेनिफिट टू हिम। मतलब गीतिका मेरे बोलने पे अगर मुझे 10,000 रुपए लेके आती है तो ये गुड कंसिडरेशन मानी जाएगी। या गीतिका कोई भी कार्य करती है मेरे बोलने पे
हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है तो ये गुड कंसिडरेशन मानी जाएगी। फिर चाहे गीतिका के कार्य से मुझे फायदा ना हो चलेगा, मुझे फायदा ना हो चलेगा। जैसे मैं गीतिका को बोलूं कि गीतिका मैं अपना मोबाइल फोन 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, आप मेरे को 10,000 रुपये दो, मोबाइल फोन ले लो। गीतिका ने मेरे को 10,000 रुपये दिए, मोबाइल फोन ले लिया, ये गुड कंसिडरेशन है। हाँ जी दादी जी, ठीक है ठीक है, ये गुड कंसिडरेशन है। या फिर मैं गीतिका को बोलता हूँ, गीतिका जी मैंने अपना 10,000 रुपये में मोबाइल फोन बेचना है, तो अगर आपने लेना है तो 10,000 रुपये दे दो, और 10,000 रुपये मुझे मत देना, आप अश्विनी जी को दे दो 10,000 रुपये। अब देखो गीता जी ने अश्विनी जी को 10,000 रुपये दिए, मुझे कोई पैसा नहीं दिया, पर मेरी डिजायर पे मूव की कंसीडरेशन, तो ये गुड कंसीडरेशन है। यही मतलब लिखो यहाँ पे। ऑन द अदर, यहाँ क्या लिखा हुआ, an act done on the promiser's desire gives a good consideration even though it may be of no personal significance। पर्सनली मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, पैसा तो जा रहा है अश्विनी सर के पास, पर ये फिर भी गुड कंसिडरेशन मानी जाएगी। गीता ने कंसिडरेशन मूव करी है, मेरे को मोबाइल फोन अब देना ही पड़ेगा, नहीं देता तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना जाएगा, वो मेरे पे केस फाइल कर सकती है। समझाया क्या लिखा हुआ, आपको लगा पता? पता चल रहा नहीं चल रहा है? यस सर। सर एक चीज पूछनी है। अब जैसे आपने बोला गीतिका जी को कि आप पैसे दे दो, और इसमें था कि आपकी उस पे फेवर पे होना चाहिए बात पे, बट अगर और गीतिका जी ने अगर खुद नहीं दिया और किसी और को कहकर भिजवा दिए पैसे, हाँ वो चल पड़ेगा। अब हम ये तो पॉइंट दैट कंसिडरेशन इज आल्सो ओके। हाँ वैलिड, इसमें दूसरे पॉइंट में ये तो है। हाँ, जो सेकंड था आपने उसमें यही मतलब था हाँ कि हाँ मतलब वो हाँ, कुछ और भी कर सकती है। बिल्कुल बट बिल्कुल। सर जैसे अगर आपने कहा कि गीतिका जी आप दे दो, हम्म तो आपने तो पर्टिकुलरली जैसे कहा था ना कि ये कोई स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन ही हो गई कि आप दे दो पैसे, हम्म। तो अब वो अगर देखो कंसिडरेशन देखो किसी देखो और देखो के थ्रू दे देखो, रही है तो देन इट्स ओके। एक मिनट ना। हाँ जी भाभी जी, पहले पे भाभी जी मैं ना आपको फोन करूंगा। कट गया। देखो ना सर, आप मेरी बात रहा क्या है ये, भाभी जी मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। देखो देखो सर, अगर मैं गीतिका जी को बोलता हूँ ना कि मेरा मोबाइल फोन आप लेना चाहते हो तो मुझे 10,000 रुपये दे दो, ठीक है, हमने पढ़ा स्पेसिफिक ऑफर, तो मैं गीता जी को स्पेसिफिक ऑफर दे रहा हूँ, तो मेरी एक्सेप्टेंस भी गीतिका जी करेगी, तो गीतिका जी बोलेगी हाँ मैं लूंगी फोन, पैसे दे दूंगी। अब ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर का स्पेसिफिक तरीके से एक्सेप्टेंस देना। अब पैसे वो जहां मर्जी से दे, चाहे अपनी मम्मी को बोले, पापा को बोले, दोस्त को बोले, किसी फ्रेंड के थ्रू कराए गूगल पे, मुझे दिक्कत नहीं है। पर मैं बोलता हूँ गीतिका जी मेरा मोबाइल फोन लोगे 10,000 रुपये में, और वहां से अश्विनी जी बोलते हैं मैं लूंगा, मैं लेके आ रहा हूँ पैसे, तो वो नहीं है। मैं गीतिका जी को ऑफर के लिए बोल रहा हूँ, तो वो था स्पेसिफिक ऑफर, वो एक डिफरेंट चीज थी कि स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट करता है। वहां हमने ये बात नहीं की थी कंसीडरेशन मूव के स्पेसिफिक पर्सन करेगा, कंसीडरेशन मूव तो कोई भी कर सकता है, पर हाँ बट एक्सेप्टेंस स्पेसिफिक करेगा। सर अगर हम इफ यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टी केसेस एंड ऑल, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि आपने इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे इतने पैसे देने हैं सपोज, तो अगर वो बंदा कंसिडरेशन नहीं करता और दूसरा बंदा अपने अकाउंट से दे देता है, ट्रांसफर करता अमाउंट, तो दैट वैलिड, इज रॉन्ग। नहीं नहीं वैलिड कंसीडरेशन है, क्या दिक्कत नो होगी? नो नेवर सर। आप अगर प्रॉपर्टी केस में कर रहे हैं, अगर तो सर जिससे ये मेरी बात जिसको बेची जिसके नाम हुई वही पैसा ट्रांसफर करता है, सर, ये ऐसा थोड़ी नहीं कोई होता और सर, कर दे। किसने बोला सर आपको ये बात? सर हम करते हैं काम सर ही ये। देखो ऐसा नहीं है, अब देखो प्रीविटी ऑफ देखो कंसिडरेशन इंडिया में नहीं फॉलो होता है। देखो मेरी कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है कोई ना भी सर? दे, बिल्कुल यही बात है। देखो मेरी बात करिए सर, आपने नॉर्मली प्रैक्टिकल देखा होगा, वो बंदे डरते हैं, कहीं ना कहीं डर होगा। अब देखो मेरी एग्जांपल है, जैसे पापा जी ने जमीन ली थी, मेरे पापा जी ने मम्मी जी के नाम पे, पूरा का पूरा पैसा पापा जी ने दिया, तो मम्मी जी को थोड़ा वो बोलेंगे कि मम्मी जी ही देगी पैसा, ऐसा ना होता है, पैसा कोई भी दे सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेल्ट होता है सर। ये जो मैम ने बात बोली प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट फॉलोड इन द इंडिया, ये बात है। आपको जब पूरा कंसिडरेशन का जब आप पूरा कंसिडरेशन पढ़ लोगे, आपको क्लियरेंस होगी। अब देखो दो बातें हो सकती हैं। देखो अब मान लो आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं जमीन लेना चाहता हूँ तो मेरे को ही पैसा देना पड़ेगा। मान लो कि आपको क्या है, आपको अपने आपके पास पैसा है ही नहीं, मान लो आपको पास पैसा ही नहीं है, आपको दिलाना है अपने भाई से कि मेरा भाई बड़ा रिच है वो देगा, तो आपके बिहार में भाई दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं बोलेगा इसको। ये बात अलग मैं मान सकता हूँ आपकी कि प्रैक्टिकली लोग डरते होंगे, या प्रैक्टिकली वहां के जो बाबूलाल हैं वो चीजों को डिफिकल्ट कर देते होंगे, टेक्निकली मैं आपको बता दो रहा था कि जब वहां पे एक लेडीज थी, मैंने शायद आपको बताई, ये बात नहीं बताई, दूसरी क्लास को बताई होगी, कि एक्चुअली एक केस ये हुआ था कि एक लेडी ने जमीन लेनी थी,
उसके नाम पे जमीन ही नहीं दे रहे थे। जो वहां पे एसडीएम साहब थे, वहां के जो तहसीलदार थे, जमीन ही नाम पे कर रहे थे, उसको घुमाए जा रहे थे, होगी नहीं तू, तेरी शादी तू हिमाचल से है, तेरी शादी पंजाब में हुई है, बड़ा घुमा रहे थे। मैं सिर्फ एक ही बार गया था उनके एसडीएम साहब के पास, सिर्फ एक बार, दूसरी बार लेडी को वापस नहीं आना पड़ा, जमीन भी नाम हुई, सब कुछ काम हो गया। और तहसीलदार जो था, जो बिल्कुल मना कर रहा था, उसकी क्लास तक लग गई थी, मतलब डीसी साहब से, मेरा बोलने का मतलब ये है। तो ये बाबू घुमा देते हैं, पर ऐसा नहीं होता सर। एक बार आप पूरा टॉपिक पढ़ो नहीं, आपको खुद आपके दिमाग के क्वेश्चन निकलते जाएंगे, ये है ना। ओके सर। एक बार पढ़ो पूरा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि कंसीडरेशन मूव कोई भी कर सकता है, पर कंसीडरेशन मूव होनी चाहिए एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। इस बात को दिमाग में रखवा लो। जो बंदा प्रोमिसर है, प्रपोजल, उसी की इच्छा पे कंसीडरेशन मूव होनी चाहिए। ये बात याद रखनी है आपने। वो चाहे अपने आप को पैसा लेने के लिए वो खुद ले ले, या उसके बोलने पे आप किसी तीसरे बंदे को दो, पर उसके बोलने पे दो। यही एग्जांपल यहाँ लिखा हो, क्या लिखा है, ए वाज स्टैंडिंग बिफोर ए कन्फेक्शनरी शॉप। कोई ए शॉप के बाहर खड़ा था। ही डिमांड वन बर्गर फ्रॉम शॉप कीपर। उसने एक बर्गर शॉपकीपर से मांगा, उसने मांगा, खा लिया। फिर क्या हुआ, एक बैगर, एक भिखारी उसके पास आया जिसका नाम बी था। इन दैट शॉप आया वो, एंड और उसने क्या किया, ए से रिक्वेस्ट करी, मुझे भी बर्गर खाना है। तो ए ने बोला दुकानदार को कि बी को भी बर्गर दे दो। अब ए क्या एक ऑफर दे रहा है दुकानदार को कि बी को बर्गर दे दो। अब दुकानदार क्या कर रहा है, जो बर्गर का फायदा है, बेनिफिट अब किसको दे रहा है, बी को। ए को उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ए कुछ नहीं खा रहा, बर्गर तो खा रहा है भिखारी, ए थोड़ा खा रहा है। पर ये भी जब बी मूव करेगा ना कंसीडरेशन बर्गर वाली, कंसीडरेशन बर्गर की रहेगी ना उसके लिए, तो वो बेल्ट कंसीडरेशन मानी जाएगी। समझाया क्या बोला मैंने अब? ऐसा नहीं बोल सकते दुकानदार की जो ए जो है कि मुझे तो कोई पर्सनल फायदा हुआ ही नहीं, पर्सनल सिग्निफिकेंस क्या हुआ मुझे, मैं जा तो भिखारी ले गया, भिखारी बर्गर खा गया, दुकानदार को मैं पैसे क्यों दूं। ऐसा नहीं है, तेरे बोलने पे उसने कंसीडरेशन मूव करी है। कंसीडरेशन मतलब यहाँ पे कंसीडरेशन क्या है, यहाँ पे कंसीडरेशन बर्गर है। कंसीडरेशन पैसा भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, ये बात याद रखना। तो पहली बात आपको समझ आ गई, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। दूसरी बात क्या है कि कंसीडरेशन में, यहां देखो मे वर्ड यूज किया कि कंसीडरेशन जो है वो प्रोमिसी भी दे सकता है, या उसके बिहार में कोई और पर्सन भी दे सकता है। मैं बोलता हूँ गीतिका जी को कि मेरा मोबाइल फोन अगर आपको लेना है 10,000 रुपए में, मुझे पैसे दे देना। गीतिका जी पैसे मुझे दे सकती है, या उनके बिहार में गीतिका का दोस्त दे सकता है, गीतिका के पापा जी दे सकते हैं, वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मूव कंसीडरेशन प्रोमिसी कर सकता है, या कोई और पर्सन भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसी ही करे, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है जी। जैसे चनैया राम बसी रमैया का केस बड़ा 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 लैंडमार्क केस है। ये केस आपको याद रखना है, पेपर में लिखना है, चाहे फैक्ट मत लिखना, बार बार बोल रहा हूँ, फैक्ट केस में के नहीं लिखे जाते हैं, पर नाम लिखकर क्या हेल्ड हुआ सिर्फ लिख दो। अगर हेल्ड भी याद नहीं है तो सिंपल लिख दो, इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट द कंसीडरेशन कैन बी मूव बाय द प्रोमिसी और आल्सो बाय एनी अदर पर्सन। सिंपल सा ये लिख दो, मेन पॉइंट है, पर लिखना ये केस पक्का है। हुआ क्या इस केस में, देखो एक ओल्ड लेडी थी, मान लो एक ए है ओल्ड लेडी, कोई बूढ़ी औरत थी। उसने क्या किया, उसने अपनी बेटी को बोला कि मैं अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे कर दूंगी। एक ओल्ड लेडी है, मान लो, आप एग्जाम्पल लो, प्रैक्टिकल मैं हूं, मैंने बोला अपने बेटे को कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटे तेरे नाम कर दूंगा, सारी प्रॉपर्टी। पुश्तैनी पर अपनी प्राइवेट पुश्तैनी का उसका हिस्सा होता ही है, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो मेरी पर्सनल है वो भी तेरे को दे दूंगा, मैं टेंशन ना ले। पर तेरी ड्यूटी क्या है, तूने हर महीने मेरी बहन को 653 रुपीज देने हैं, या एक साल में एक बार 650 रुपए तूने देने हैं। ये अमाउंट ज्यादा कम हो सकता है, मान लो इस केस में 653 था। और मेरा बेटा बोलता है ठीक है पापा, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, मैं आपके बहन को हर महीने इतने पैसे दे दूंगा जो आप बोल रहे हो, आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। अब मैंने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पे कर दी, और बेटे और मेरे बीच, बेटे और मेरे बहन के बीच
एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना दिया, मेरे बेटे और मेरी बहन के भी कॉन्ट्रैक्ट भी बना दिया, जिसमें क्या बोला गया, बेटे ने बोला कि मैं हर महीने बुआ को मतलब आपकी बहन को पैसे दूंगा, पैसे दूंगा। अब देखो ध्यान से सुनो, इस केस में बेटी ने, जो इस केस में बेटी थी, उसने कुछ महीने तो अपनी बुआ को मतलब अपनी मेरी बहन को पैसे दिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे एग्जाम्पल लेके चलो, कुछ महीने पैसे दिए, बाद में देना बंद कर दिए। तो हुआ क्या, मेरी बहन ने उसके ऊपर केस किया मेरे बेटे पे, ये मुझे पैसे नहीं दे रहा, ये मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो बहन ने बोला कि मैं क्यों पैसे दूं सर, ये मुझे क्या बदले में दे रहा है, मैं तो उसको पैसे दे रही हूँ, पर ये क्या मुझे कंसीडरेशन दे रहा है, इसने क्या मुझे कंसीडरेशन दी। तो कोर्ट ने बोला कि इंडिया में कंसीडरेशन जो है वो प्रोमिसी कर सकता है, जो इस केस में बुआ थी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रोमिसी, या उसके बिहार में एनी अदर पर्सन भी कर सकता है। तो इस केस में बुआ मतलब लड़की के जब बुआ थी उसके बिहार में उसके भाई ने कंसीडरेशन मूव कर दी थी प्रॉपर्टी आपके नाम करवा के, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार पढ़ो, थोड़ा बहुत लगा भी होगा पता, क्योंकि कई बार बोलने में समझ नहीं आता। देखो, ए एक ओल्ड लेडी है, ग्रांटेड एन ई स्टेट टू हर डॉटर, उसने कोई प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को दे दी, डॉटर को ना इस केस में डिफेंडेंट है जिसके ऊपर केस हुआ है, उसको दे दी, विद द डायरेक्शन दैट, ये डायरेक्शन दी कि द डॉटर शुड पे एन एन्यूटी, उसे कुछ एन्युअली मतलब उसे कुछ पैसा जो है हर साल देना पड़ेगा उसके ब्रदर को, ए के भाई को, जो प्लेंटिव है इस केस में, मतलब चनैया को पैसा देना पड़ेगा, रमैया को दे, रमैया जो चनैया को पैसा देगी हर महीने में। क्या है कि एक बूढ़ी औरत है, उसने अपनी बेटी को बोला मैं अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे कर दूंगी, पर तुझे मेरे भाई को हर महीने पैसा देना, हर साल में पैसा देना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, ऑन द सेम डे, उस दिन में क्या हुआ, जो डिफेंडेंट था मतलब जो लड़की थी, डॉटर थी, उसे प्रोमिस किया, मतलब प्रोमिसर है वो, प्रोमिसर मतलब प्रपोजल है, ऑफरर है वो, उसने प्रोमिस किया किसके साथ, जो बाई है, जो बाई है बूढ़ी औरत का, कि हाँ मैं भाई भैया, हाँ मैं आपको पैसे हर साल दूंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये प्रोमिसर बन गया, ये जो लड़की है, जो डॉटर है बूढ़ी की डॉटर, वो बन गई प्रोमिसर, और जो दूसरा डॉटर का भाई था वो बन गया प्रोमिसी। इतनी बात समझ आई आपको, नहीं आई समझ? यस सर। लगा होगा पता थोड़ा। हुआ क्या, बाद में डिफेंडर ने पैसे देना बंद कर दिए, जो पैसे बोले थे वो फेल होगी पैसे देने के लिए। तो अब प्लेंटिव कौन है, जो बाई है, बूढ़ी औरत का बाई जो है प्लेंटिव, उसने केस लाया, शी प्लेंटिव ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट हर, उसने एक एक्शन लाया उसके अगेंस्ट जो डॉटर थी, एंड इन एन एक्शन अगेंस्ट हर बाय द प्लेंटिव शी कंटेंडेड, तो लड़की ने क्या कंटेंशन दिया, क्या बोला, दैट सिंस द प्लेंटिव देमसेल्फ हैज फर्निश्ड नो कंसीडरेशन दे हैड नो राइट ऑफ एक्शन, ये बोलती है कि प्लेंटिव खुद मेरे को कुछ दे नहीं रहा, मैं तो उसको पैसा दिए जा रही हूँ, ये मुझे क्या दे रहा है, तो उसको तो एक्शन लेने का राइट ही नहीं है। मतलब ये बोलती ये है कि उसने मुझे कंसीडरेशन नहीं दी, तो उसे एक्शन, उसे केस करने का राइट भी नहीं है मतलब। पर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला दैट इन दिस एग्रीमेंट बिटवीन द प्लेंटिव एंड डिफेंडर, जो एग्रीमेंट हुआ था, द कंसीडरेशन हैज बीन फर्निश्ड बाय द डिफेंडेंट मदर, जो कंसीडरेशन थी वो ऑलरेडी डॉटर की माँ ने दे दी थी उसको प्रॉपर्टी उसके नाम पे करके, एंड दैट इज इनफ कंसीडरेशन, वो इनफ कंसीडरेशन है टू एनफोर्स द प्रॉमिस बिटवीन द प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट। इतना लिख दोगे बस काफी है। केस समझे आपको, सर आ गया सबको लगा पता, नहीं लगा पता? सर। इसमें उसका भाई प्लेंटिफ था और वो जो डॉटर थी वो डिफेंडेंट थी। बिल्कुल बिल्कुल उसकी डॉटर ने मतलब चीट किया कि उसने पैसे नहीं दिए उसकी माँ ने, जबकि उससे प्रॉमिस लिया था कि तुझे मेरे भाई को पैसे देने हैं। नहीं, उसने बोला था मैं दूंगी, माँ ने बोला कि तेरे को हाँ पैसे उसकी माँ ने कहा ना, तो उसने कहा था हाँ मैं दूंगी, लेकिन उसने देना बंद कर दिया, बस उसी वजह से उसने केस कर दिया। हाँ, उसकी माँ के भाई ने केस किया, जिसका नाम था रमैया, इसका नाम था रमैया ना, ये रमैया चिनैया, चिनैया नाम था चिनैया, उसने फिर रमैया के ऊपर केस किया है ना, समझ आया आपको? देखो यार नोट लिखा है, नोट लिखा है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता,
अपॉन इट बट स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन में फाइल ए सूट। जो बंदा कंसीडरेशन से स्ट्रेंजर हो, जैसे कंसीडरेशन पे ना की हो, वो सिग्निफाई कर सकता है। यही अंदर खींच फिर पता है इसमें हॉटस्पॉट चला हुआ है यार, मेरे को लेक्चर के बीच में बुलाट है होगा, फिर वो बंद होगा। इसमें ले ले फोटो, यहाँ खींच ले, यहाँ लाइट भी है ना। हेलो, अब देखो बच्चों, तीसरा जो पॉइंट है वो है कंसीडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैंने बता दिया 2D में बोला गया कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। ये मेन बात है, ये मेन बात है। जैसे कि पहले पास्ट कंसीडरेशन को समझते हैं। देखो क्या है, ए ने क्या किया, ए ने बी के कुत्ते को ढूंढा और बी को दे दिया। अब बी ने प्रोमिस किया अभी कि वो तो इसको 1000 रुपये देगा। तो एक्ट कब हुआ था, एक्ट पास्ट में हुआ था, उसको देखते हुए प्रेजेंट में प्रोमिस किया गया। तो इसको क्या बोला जाएगा, पास्ट कंसीडरेशन। समझाया क्या बोला मैंने, लगा पता, Yes, sir. जो मैंने पहले ही आपको बोला। ठीक है, अगर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर कोई बंदा पास्ट में काम करता है ना, पास्ट में कोई काम करता है, कभी पास्ट में काम किया हो, तो उसको जनरली बोलते हैं पास्ट बुलेंट रिलीज सर्विसेज। वो होती है पास्ट बुलेंट सर्विसेज, मतलब पास्ट में अपनी इच्छा से कोई सर्विसेज दी थी, पर जब उसके एक्ट पे प्रेजेंट में कोई बंदा कोई पैसा देने की बात कर देता है खुश होकर, तो वो बन जाता है पास्ट कंसीडरेशन। लगा पता क्या बोला मैंने, कुछ लगा पता आपको, पता लग रहा होगा, कोई टफ नहीं है इसमें, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, हेयर एक्ट हैज डन बिफोर प्रोमिस। प्रोमिस किसका, मैं पैसे देने के प्रोमिस से पहले ही एक्ट कर दिया गया, इट इज कॉल्ड पास्ट कंसीडरेशन। याद रखना, इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसीडरेशन कोई कंसीडरेशन होती, पास्ट कंसीडरेशन अलाउड नहीं है इंग्लिश लॉ में, इंडिया में अलाउड है पास्ट कंसीडरेशन। लगा पता क्या बोला मैंने आपको। Yes, sir. Sir, हाँ hello. हाँ हाँ सर लाइक जैसे जो कंपनीज में वर्क करते हैं, तो उनको जो मंथली सैलरी मिलती है वो कौन सी कंसिडरेशन में आएगी? मतलब कि वो उन्हें सैलरी दे रही है कंपनी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। देखो ना, मेरी बात सुनिए, अगर कंपनी की बात की जाए तो उनके भी तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बन रखा होता है, जो वो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसमें हाँ सैलरी हाँ होती हाँ। है, उनका पहले कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। उनकी कंसीडरेशन जो प्रेजेंट ही है, उनके काम के दौरान उनको अच्छा okay. सैलरी दी जा रही है, वो कोई पास्ट में नहीं आएगा। यहाँ तो वो चीजें आएंगी, जैसे मान लो पास्ट में कोई एक्ट कर दिया, एक कुत्ता ढूंढ गुम होने का एक एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, मान लो मैं डूब रहा था पानी में, मेरे को बचाया अश्विनी सर ने, बचा दिया। 10 दिन के बाद मेरे को लगता है यार अश्विनी सर को कुछ इनाम देना चाहिए, तो मैं इनको बुलाता हूँ, बोलता हूँ अश्विनी सर ये लो आप, मेरे हिसाब से मैं आपको 5000 रुपये देने का प्रोमिस करता हूँ। अब प्रोमिस कब किया जा रहा है, प्रेजेंट में, किस बेस पे, पास्ट की एक्ट की बेस में, इसको बोला जाएगा पास्ट कंसीडरेशन। लगा पता, हाँ जी हाँ जी। क्लियर हुआ। अब बताइए प्रेजेंट कंसीडरेशन, प्रेजेंट में तो वही है। सर हाँ एक जी, चीज सर, जैसे मैम ने पूछा था कितने जी ने, तो वो कंसिडरेशन उसको कह रही है, वो कंसिडरेशन कहलाएगी या वो रेम्यूनरेशन कहलाएगी? देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, So I'm able to log in. I just अपना wanted माइक ऑफ one कीजिए एक बार। confirmation. जब ना कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब कंपनी के साथ, तो कंपनी क्या कर रही है, ये रिम्यूनरेशन एक अलग नाम है। अगर आप रिम्यूनरेशन एक अलग है कि जैसे रिम्यूनरेशन उसको बोल दिया जाता है, रेम्यूनरेशन बोल देते हैं, बेजिस बोल देते हैं, वो नाम दिए गए चीजों को, वो अलग चीजें हैं, पर वो है कंसीडरेशन ही। कंपनी को बंदा काम करके दे रहा है, कंपनी उसके बदले में उसको पैसा दे रही है। मैंने क्या बोला, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो पैसे के फॉर्म में हो सकते हैं, वो काम करके हो सकता है, वो कोई एक्ट करके हो सकता है, वो प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है, वो कोई भी रूप में हो सकता है। पर बेजिस तो उसको एक अलग नाम दे दिया, सैलरी अलग नाम दे दिया, पैसे को कंसीडरेशन को सैलरी बोल दिया, कंसीडरेशन को रिम्यूनरेशन बोल दिया, बेजिस बोल दिया, पर है वो कंसीडरेशन ही सही मायने में, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से देखें तो, है ना। ठीक है जी। ओके सर। अब देखो, अब बात आती है प्रेजेंट कंसीडरेशन की। प्रेजेंट को एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंसीडरेशन का मतलब है, प्रेजेंट कंसीडरेशन का मतलब होता है कि मैंने पैसा दिया, प्रेजेंटली पैसा दिया, प्रेजेंटली मेरा काम हो गया। मैं दुकान पे गया, 10 रुपए दिए, वहां से चॉकलेट ले ली, प्रेजेंट कंसीडरेशन, है ना। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि ए ने
घड़ियों, आप मैंने घड़ियों का एग्जांपल दिया, आप दुकानदार दे दो, आप चॉकलेट का दे दो, जो आपको लगता है ठीक। घड़ियों की दुकान से घड़ी ली, पैसा दिया, प्रेजेंट कंसिडरेशन। और फ्यूचर कंसिडरेशन, जब फ्यूचर में काम होना हो, इफ द एक्ट विच हैज बीन प्रोमिस्ड टू बी डन इन द फ्यूचर। मैं गया दुकानदार के पास, मेरी पेंटिंग बना दे, उसने क्या बोला, फ्यूचर में बनेगी, ये होती है फ्यूचर कंसिडरेशन। देखो, बियर ए प्रोमिस टू पेंट, ए ने प्रोमिस किया कि वो पेंट करेगा एक पिक्चर को 3 मंथ के बाद। इसके रिटर्न में एक बी ने उसको बोला मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा। सिंस द प्रोमिस which are reciprocal have to be performed in future, the contract is with the executory consideration। मैं कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन या फिर फ्यूचर कंसिडरेशन। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एक दुकानदार को बोला कि मेरे भाई साहब मेरी वो बना दो, मेरी जो है तस्वीर बना दो, 3000 रुपये लगेंगे। उसने बोला 3000 महीने के बाद बनेगी। मैंने कहा 3 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। तो ये होगी फ्यूचर कंसिडरेशन, फ्यूचर के ऊपर जा रही है बात, फ्यूचर कंसिडरेशन इसको बोलते हैं। लगा पता? हो सकता है ऐसा ना, बिल्कुल हो सकता है, प्रेजेंटली भी होता है। अब आता है चौथा पॉइंट कंसिडरेशन की। तो फ्यूचर कंसिडरेशन में जो एक्ट है वो भी फ्यूचर में होगा और पेमेंट भी फ्यूचर में होगी कि पेमेंट प्रेजेंटली भी हो सकती है, पेमेंट प्रेजेंटली भी हो सकती है और पेमेंट फ्यूचर पे भी हो सकती है। देखो कंसिडरेशन दोनों तरफ से मूव होती है, याद रखना। अगर मान लो दोनों एक्ट फ्यूचर में होंगे तो इसका मतलब दोनों तरफ से कंसिडरेशन फ्यूचर में हो रही है, फ्यूचर कंसिडरेशन इन बोथ पार्ट। पर अगर एक बंदे ने पेमेंट अभी के अभी कर दी, काम फ्यूचर में हो रहा है, तो हुए होगा फ्यूचर कंसिडरेशन उस पार्ट में, दूसरे वाले बंदे के पार्ट में। तो मतलब बोलने मेरा यहाँ पे ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए पेमेंट फ्यूचर में ही हो। फ्यूचर एक पेमेंट प्रेजेंटली करते, सामान अपना फ्यूचर में ले ले, ये भी फ्यूचर कंसिडरेशन, क्योंकि सामान तो फ्यूचर में मिलेगा ना। तो एक तरफा कंसिडरेशन फ्यूचर कंसिडरेशन होगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब पार्शियली भी हो सकते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। हाँ हाँ, वही बात है। दोनों पार्टी भी फ्यूचर के लिए एग्री कर सकती हैं या फिर एक पार्टी भी एग्री कर सकती है कि हाँ फ्यूचर में कर लेंगे, तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन होगी। ठीक है जी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं दुकानदार के पास गया, मैंने बोला कि मेरे को सीमेंट चाहिए, मेरे को 100 बोरी। दुकानदार बोलता है 100 बोरी तो अवेलेबल है नहीं। मैंने कहा कब तक आ जाएगा? वो बोलता है 1 महीने में आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये लो पेमेंट ले लो, मंगवा दो। ये फ्यूचर कंसीडरेशन है, फ्यूचर में पैसा सीमेंट आएगा। या मैंने बोल दिया कि कुछ पैसे भी दे देता हूँ, बाकी मैं जब सीमेंट आएगा तब दे दूंगा, फ्यूचर कंसीडरेशन है। ठीक है जी, लगा पता? क्लियर है सुकृति मैम? जी। अब आती है बात की कंसीडरेशन जो है वो रियल होनी चाहिए, तो वो इलूजरी नहीं होनी चाहिए। इलूजरी मतलब भ्रांतिजनक नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी बातें मतलब जो भ्रांतिजनक हो, जो मतलब जिनको आप बोलो जो एक झूठ है, एक झूठ है। मैं एक लड़की को बोलता हूँ कि तू मेरे को 10 लाख रुपए दे, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लेकर आ जाऊंगा। इज इट पॉसिबल? ये एक इल्यूजन है, एक सोच है, ये इल्यूजरी है, एक सोच है, एक भ्रांति। ऐसा कभी नहीं हो सकता। या मैं बोलूं किसी को कि यार तू मेरे को 10 लाख रुपए दे, मैं तेरे मरे हुए दादा को जिंदा कर दूंगा। ऐसा कभी हो सकता है? बताओ मुझे। कभी नहीं हो सकता। फोटो बड़ी है, इसको पूरी क्यों ले रहा? ये फ्यूचर कंसीडरेशन है, ठीक है। या मैं बोलता हूँ कि मैं मून को जमीन में ले आऊंगा, मुझे 1 करोड़ रुपया दिया जाए, ये इल्यूजरी कंसीडरेशन है। जो मैं काम करने की बात कर रहा हूँ इल्यूजन है, वो झूठ है, वो कभी हो नहीं सकता। वैसे जो अनसर्टेन कंसीडरेशन होती है वो भी एक किस्म से इल्यूजन ही होता है, वो भी वैलिड नहीं होती। जैसे मैं किसी को अनसर्टेन मतलब कंसीडरेशन सर्टेन नहीं है। मैं बोलता हूँ एक लड़के को कि मैं तेरी गाड़ी 50-60 हजार रुपये में ले लूंगा, तो 50 में लूंगा या 60 में लूंगा, तो ये एक डिस्प्यूट पैदा कर रहा है। ये भी ऐसी कंसीडरेशन वैलिड नहीं होती। तो वैलिड कंसीडरेशन वही होती है जो रियल हो, वास्तविक हो, सच्ची हो, और साथ में इल्यूजरी बड़ी ना हो, जो सर्टेन हो, है ना। अब आगे पॉइंट आता है, कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कंसीडरेशन जरूरी नहीं होता कि एडिक्वेट हो। कंसीडरेशन इनएडिक्वेट हो सकती है, मतलब एडिक्वेट मतलब पर्याप्त हो, ये जरूरी नहीं होता। कंसीडरेशन कम ज्यादा हो सकती है, वो पर्याप्त हो ये जरूरी नहीं है। मैं अपना मोबाइल फोन जो है 1 लाख का लेकर, मैं 1 लाख का मोबाइल फोन लेके आता हूँ मान लो,
उसको मैं 1 महीने के बाद 10,000 का बेच देता हूँ, तो जो कंसीडरेशन है वो क्या है, इनएडिक्वेट है। 1 लाख का फोन 10,000 में कैसे बेचा जा रहा है? ये 10,000 छोड़ो, मैं 2 रुपए में बेच देता हूँ, मेरी मर्जी है। कंसीडरेशन इनएडिक्वेट है, पर ये वैलिड कंसीडरेशन मानी जाएगी। कंसीडरेशन जो जो सेक्शन 25 की एक्सप्लेनेशन 2 है ना, जो सेक्शन 25 की जो एक्सप्लेनेशन 2 है ना, वो यही बात करती है कि जो कंसीडरेशन है वो इनएडिक्वेट हो सकती है। एक बंदा अपनी 10 लाख की गाड़ी चाहे 10,000 में बेच दे, उसकी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। या एक बंदा अपनी गाड़ी 10 लाख की लेकर 10 करोड़ में बेच दे किसी को, लेने वाले को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पर एक बात याद रखना कि जब भी कंसीडरेशन इनएडिक्वेट होती है तो कोर्ट जो है हमेशा ये बात देखता है कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ है, कहीं कंसेंट जो ली गई है फ्रॉड से तो नहीं ली गई है। What inadequacy may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given। जब भी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन होगी तो कोर्ट ये पक्का देखेगा कि जो कंसेंट थी पार्टी की क्या फ्रीली दी गई थी, कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ, कहीं फोर्सफुली तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ कि बंदा 10 लाख की गाड़ी लेकर आया और दूसरे बंदे ने उसे जान से मारने की धमकी से उसे 10,000 की ले ली। वो कोर्ट पक्का देखेगा, पर कंसीडरेशन जो है वो इनएडिक्वेट हो सकती है, वो पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। ए ने अपनी नई कार बी को बेच दी 50,000 रुपए में, 50,000 रुपए में, पर उसने वो खरीदी कितनी थी, 10 लाख रुपए की या 1 लाख जो भी लिखा हुआ है। तो कोर्ट ने बोला ये एडिक्वेट कंसीडरेशन नहीं है, पर फिर भी वैलिड है। लगा पता आपको क्या बोला मैंने, अभी समझ आया? क्लियर हुआ? वेरी गुड। 6वां पॉइंट बोलता है कंसीडरेशन मस्ट बी लीगल और लॉफुल। ये बात याद रखना, कंसीडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। सेक्शन 20C बोलता है अगर अनलॉफुल कंसीडरेशन होगी तो वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा। कब एक कंसीडरेशन अनलॉफुल मानी जाएगी, तो इसमें लिखा हुआ है कब मानी जाएगी। जब आप ऐसा एक्ट करने के लिए प्रोमिस कर रहे हो, ऐसी कंसीडरेशन देने की प्रोमिस कर रहे हो जो एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ ने करने से मना किया है। आप किसी को 10 लाख रुपए दे रहे हो कि मेरे को चिट्टा पहुंचा दे या मेरे को चिट्टा प्रोवाइड करवा दे, तो ये इलीगल कंसीडरेशन है, आप नहीं दे सकते। या फिर कोई फ्रॉड करने के लिए कंसीडरेशन दे रहे हो, ये जो कंसीडरेशन दे रही हो उसका पर्पस क्या है, लॉ के प्रोविजन को डिफीट करना, लॉ को नहीं मानना, लॉ के अगेंस्ट जाना, मतलब अनलॉफुल काम करना। या आप कंसीडरेशन दे रहे हो जिससे किसी बंदे को नुकसान पहुंच रहा है, मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, मान लो किसी को, वो बोलता किसी को जान से मार दे, ये क्या है, अनलॉफुल कंसीडरेशन है, तो ये कंसीडरेशन वैलिड नहीं होगी। लगा पता क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, इफ ए प्रोमिस टू ऑब्टेन फॉर बी एन डॉक्यूमेंट फॉर्म में चलेंगे नहीं यार, मैं फिलहाल ऐसे भेजता हूँ, डॉक्यूमेंट भेज दूंगा तो देख ले कौन चलते हैं, ठीक है, पर डॉक्यूमेंट फॉर्म में चलने को नहीं है, वही 12 के चलते नहीं। 1 मिनट बच्चों, सिर्फ 1 मिनट रुकना प्लीज। हाँ 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 जी। तो अब आती है बात, देखो ए ने प्रोमिस किया कि वो ए ने बोला बी को, मैं आपको कैसे बताता हूँ, आपको एग्जाम्पल बाद में पढ़ लेना। ए ने बोला कि मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा, सरकारी जॉब, तुम्हें को 10 लाख रुपए दे, और बी ने 10 लाख रुपए दे दिए और ए ने जॉब नहीं लगवाई, तो ये कंसीडरेशन जो होगी ना, ये अनलॉफुल कंसीडरेशन है। और ये केस बहुत हुए हैं, ये केस मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है। मेरे दोस्त को बोला था उसके सगे बुआइया के लड़के ने कि मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा तेरे को जेई बनवा दूंगा, 10 लाख रुपए लगेंगे। उसने 10 लाख रुपए दे दिए और बाद में जॉब लगी नहीं, तो कोर्ट ने बोला मतलब केस ही नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये है, कोर्ट में तो गए नहीं थे वो, तो ये होती है कंसीडरेशन अनलॉफुल, ये अलाउड नहीं है। लग रहा है पता क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, लग रहा होगा पता ना। Yes, sir. अब एग्रीमेंट, वो आप इस पॉइंट को लिखना मत, वैसे इसमें मत लिखना, इसकी जगह पे आप और पॉइंट लिखना, मैं आपको बताता हूँ, रुको एक मिनट। इसकी जगह पे आप इसको छोड़ के आप पॉइंट लिखना, यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है, आप यहाँ लिखो एक पॉइंट कि कंसीडरेशन मे बी एक्ट और अब्सटीनेंस, कंसीडरेशन मे बी एक्ट और अब्सटीनेंस। अब्सटीनेंस की स्पेलिंग है ABSTINENCE, मतलब हमने पीछे पढ़ा ना,
कि कंसिडरेशन एक्ट भी हो सकता है, अब्स्टिनेंस भी हो सकती है, कुछ करने के लिए भी हो सकती है कंसिडरेशन, या कुछ करने नहीं करने के लिए भी हो सकती है। जैसे ए ने बोला कि मैं तेरे को 1,000 रुपये दूंगा अगर तू सिगरेट नहीं पिएगा तो। अब नहीं पिएगा मतलब उसको मैं कुछ करने से रोक रहा हूँ, तो ये वैलिड कंसिडरेशन है। या मैंने बोला मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा तो मुझे मोबाइल फोन दे, अब मैं उसको मोबाइल फोन देने को बोल रहा हूँ, ये भी वैलिड कंसिडरेशन है। तो अब ये पॉइंट लिखो, कंसिडरेशन में भी एक्ट और अब्स्टिनेंस। लगा पता? समझाया? अच्छा मेरे को ये बताओ सुकृति मैम, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके सिलेबस में है या नहीं है? एक सेकेंड, देख के बताना एक बार मुझे, अगर है वैसे तो। कॉलेज में तो पढ़ाया गया है, बट हम एक सेकंड बस मैं देख के बता रही हूँ। देखो देखो आप कोई बात नहीं, आराम से देखो, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि फालतू चीजें डाल दें पेपर में आए भी ना, क्योंकि पढ़ने को तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत हाँ है, कंसिडरेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डोटेन प्रीविटी कॉन्ट्रैक्ट है आपको? हाँ, 3rd नंबर है। हाँ ठीक है, कंसिडरेशन क्लियर हो गया आपको? कंसिडरेशन क्लियर हुआ आपको? जी सर। कंसिडरेशन क्लियर हुआ सभी को? हाँ यस ना सर। करो बच्चों, मेरे को टफ यस लगा यस। क्या? एक बार रिपीटर सुनोगे और क्लियर हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए, वैसे टफ नहीं है। पहले हमें कंसिडरेशन का एक और टॉपिक बचता है इसके साथ ही है, जो है एक्सेप्शंस ऑफ कंसीडरेशन। ये वाला इसको कर लेते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगा, लिंक बनेगा, फिर हम प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक्सेप्शंस टू द कंसीडरेशन, कि कंसीडरेशन की एक्सेप्शंस क्या है। तो मतलब यह बोलने का हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कंसीडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। तो मतलब नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, हमने ये चीज पढ़ी कि विदाउट कंसीडरेशन द एग्रीमेंट इज वॉइड। सेक्शन 25 बोलता है, सेक्शन 25 बोलता है इफ there is no consideration there can not become any kind of contract, can any kind of agreement even। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंसीडरेशन अगर कोई बंदा नहीं भी देता है तब भी एग्रीमेंट बन जाता है, तब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हमने सेक्शन 25 में ये देखा कि अगर एक बंदा कंसीडरेशन दे रहा है पर दूसरा नहीं दे रहा तो उनके बीच एग्रीमेंट वैलिड नहीं बन सकता, या एक बंदा कंसीडरेशन दे रहा है पर दूसरा नहीं दे रहा तो यह एग्रीमेंट वैलिड नहीं बनेगा। पर हम अब ये चीजें पढ़ेंगे कि एक बंदा कुछ कंसीडरेशन दे रहा है, अगला नहीं दे रहा, तब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पहला पॉइंट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25 सब सेक्शन 1। सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 ये बात बोलता है कि अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एग्रीमेंट करता है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एग्रीमेंट करता है, जो कि एग्रीमेंट राइटिंग में है, राइटिंग में है, ये बात याद रखो, राइटिंग में है एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड भी है, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी है, इस बात को भी याद रखो। और एग्रीमेंट क्यों बनाया जा रहा है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, प्यार मोहब्बत में एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, नेचुरली लव एंड अफेक्शन में बनाया जा रहा है। किसके साथ बनाया जा रहा है? जो उसके कुछ रिलेशनशिप में आता है, नियर रिलेशनशिप में आता है। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या मान लिए जाएंगे? वो वैलिड मान लिए जाएंगे इवन दो कंसीडरेशन केवल एक ही पार्टी कर रही है, दोनों नहीं कर रही। मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे आपको, मान लो मैं जो हूँ, मैं अपने ब्रदर को जो है जमीन देना चाहता हूँ, मैं अपने ब्रदर को अपनी लैंड देना चाहता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि अगर मैं लैंड दे रहा हूँ तो बदले में मेरे ब्रदर को मुझे भी कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यही सेक्शन 25 बोलता है कि अगर एक बंदा कुछ चीज दे रहा है तो बदले में उसको भी कुछ मिलना चाहिए, कंसीडरेशन उसको भी मिलनी चाहिए। तो मान लो मैं अपने ब्रदर को अपनी जमीन दे रहा हूँ, वो मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा, तो ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा अगर मैं उसको राइटिंग में दे रहा हूँ, जमीन राइटिंग में प्रॉपर दे रहा हूँ, जो मैं उसको देना चाहता हूँ जमीन का टुकड़ा उसको राइटिंग में लिख के दे रहा हूँ, उस चीज को मैं रजिस्टर्ड भी करवा रहा हूँ, अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्टर्ड भी करवा रहा हूँ, और मैं प्यार मोहब्बत में दे रहा हूँ उसको, मेरे को अपने भाई से प्यार है। तो इवन दो मेरा भाई मुझे कुछ कंसीडरेशन नहीं दे रहा, 1 रुपया नहीं दे रहा, पर ये एक वैलिड एग्रीमेंट बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा।
जो कंसीड या रिलेशन का मतलब है, रिलेशनशिप जो है वो बाय ब्लड भी हो सकता है, बाय मैरिज भी हो सकता है, मतलब खून के रिश्ते हो सकते हैं। और भाई मैरिज के बाद जो रिलेशनशिप बनते हैं, शादी के बाद ससुर के साथ बनेंगे, साले के साथ बनेंगे, साडू के साथ बनेंगे, जो भी है वो भी यहाँ ऐड हो रहे हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, एक केस हुआ, उस केस के आप फैक्ट सुनना, मुझे बताना कि क्या बेल्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। हुआ क्या, दो हस्बैंड वाइफ थे, वो आपस में लड़ते रहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में लड़ते रहते थे। तो पति को लगा यार कि क्या लड़ाई झगड़ा है। पति ने बोला अपनी पत्नी को कि तू मुझे डाइवोर्स दे दे, मेरे से अलग हो जा, मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, या तेरे को मैं 10 लाख रुपए दूंगा, तेरे को 10 करोड़ रुपए दूंगा मान लो। पत्नी ने बोला मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, क्या पता तू कल को मुकर जाए। पति ने बोला लिख कर दे रहा हूँ, राइटिंग में लिख कर दे रहा हूँ, राइटिंग में दे रहा हूँ, रजिस्टर्ड भी करवा ले जा, अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्टर्ड भी करवा ले, मैं तो कितने पैसे दूंगा, मेरे को बस तू आजाद कर दे। और पत्नी ने पति को आजाद कर दिया, डाइवोर्स हो गया। लेकिन बाद में पति ने पैसा देने से मना कर दिया। पति ने बोला कि मैं क्यों पैसा दूं, मैं नहीं देता पैसा, क्योंकि मैं उसको पैसा दूंगा, ये क्या मेरे को बदले में देगी, मुझे क्या दे रही है बदले में ये, मैं क्यों दूं उसको पैसा। तो ये क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या सेक्शन 25(1) के अंदर एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। मतलब पति ने तो कोई कंसीडरेशन, पत्नी कोई कंसीडरेशन नहीं दे रही है, तो क्या पति बाउंड है उसको पैसे देने के लिए या नहीं है बाउंड। क्वेश्चन समझे आपको क्या बोला मैंने। यस सर। देखो हुआ क्या, पति पत्नी आपस में लड़ते थे, तो हुआ क्या कि पति ने बोला मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तू अलग हो जा मेरे से, मेरे को डिवोर्स दे दे। पत्नी ने डिवोर्स दे दिया, पति बाद में पैसे देने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मेरे को तो ये कोई कंसिडरेशन दे नहीं रही, मैं क्यों दूं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारी बना ही नहीं है, तो कैसे मैं इसको क्यों दे दूं पैसा। तो क्या पत्नी सेक्शन 25(a) के अंदर जाकर बोल सकती है कि मेरे को पैसा चाहिए, तेरे को देना पड़ेगा, इवन तो मैं तेरे को कंसिडरेशन नहीं दे रही हूँ, पर मैंने राइटिंग में ले लिया था, रजिस्टर भी करवा लिया था इसलिए, और वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बनाया गया था, तो मुझे पैसा दो, देना पड़ेगा। यस सर, देना चाहिए। बाकी लोग सर एलिमनी भी तो देते हैं ना, वो इसी के अंदर आता है क्या? नहीं नहीं, वो अलग चीज है, एलिमनी तो यार वो तो अलग, वो राइट है, वो राइट है, वो तो लो बोला देना ही पड़ेगा। हिंदू मैरिज अगर एक्ट, मैरिज एग्जिस्टिंग होगी तब वैलिड होगा, अगर मैरिज एग्जिस्टिंग नहीं होगी तो वैलिड नहीं होगा। नहीं मैरिज तो खत्म होगी वो ना, मैरिज खत्म होगी, मैरिज एग्जिस्ट नहीं करती है मतलब। अब देखिए होगा क्या, सुनो मेरी बात, आप इन एसेंशियल को पढ़ो। मैंने क्या बोला आपको कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बंदा कोई प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को कोई पैसा दूंगा या कोई चीज़ दूंगा या कुछ भी दूंगा, वो राइटिंग में होता है, रजिस्टर्ड होता है, और नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होता है, प्यार मोहब्बत में होता है, देने की बात की जाती है। तो इवन तो दूसरा पार्टी कुछ ना दे रहा हो तब भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इस केस में क्या था, पति ने पत्नी को छोड़ा था, पत्नी ने पति को छोड़ा, डिवोर्स हुआ, वो आपस में सेपरेट रहना शुरू कर दिया। पर देखो यहाँ पे ना, पत्नी ने राइटिंग में ले लिया था चीज को कि हाँ मेरे को राइटिंग में लिख के दे तो मेरे को पैसा देगा, रजिस्टर भी पत्नी ने करवा लिया था, पर तीसरा एसेंशियल पूरा नहीं हो रहा। जो ये बनाया गया था, जो ये पति ने बोला मैं तेरे को पैसा दूंगा, क्या वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बनाया गया था, नहीं, वो कोई प्यार मोहब्बत में थोड़ा ना बन रहा था। वो तो पति पीछा छुड़ाना चाहता था उससे, कोई प्यार मोहब्बत में थोड़ा बोल रहा था मैं तेरे को प्रॉपर्टी दूंगा या तेरे को मैं पैसा दूंगा। तो इसलिए पत्नी के पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने पति से पैसा क्लेम करे। एक बार ये मेरा रिपीटेड सुनोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात ध्यान से। सेक्शन 25(1) सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि हमने नॉर्मली क्या पढ़ा कि अगर सेक्शन 25(1) ये बोलता है, सेक्शन 25 ये बोलता है, सेक्शन 25 ये बात बोलता है कि देयर कैन बी नो एग्रीमेंट विदाउट द कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। पर अगर एक एग्रीमेंट ऐसा बनता है जो राइटिंग में है, रजिस्टर्ड में है, और प्यार मोहब्बत में बनाया जा रहा है, और उसमें एक पार्टी को कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रही, तब भी वो वैलिड हो जाएगा। अब यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मान लो कोई देता हूँ, कोई भी इसको गिफ्ट देता हूँ, या कोई मैं नेकलेस देता हूँ गोल्ड का, वो मुझे कुछ नहीं दे रही है,
पर मैं प्यार मोहब्बत में दे रहा हूँ, पर वो एक अलग एक सेपरेट चीज चल जाएगी, वो गिफ्ट में चला जाएगा। गिफ्ट में ये गिफ्ट चीज, ये गिफ्ट नहीं है, ये गिफ्ट नहीं है, ये तो एक अलग चीज है कि सेक्शन 25 के अंदर स्पेशली बताई गई है। सेक्शन 25 के अंदर स्पेशली बता रखी है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ प्रोमिस करता है कि मैं तेरे को कुछ पैसा दूंगा, प्रॉपर्टी दूंगा, कुछ भी दूंगा, अगला बंदा इवन तो कुछ नहीं दे रहा है, पर अगर देने वाला बंदे ने रिटर्न में दे दिया है लिखकर और प्यार मोहब्बत में दे रहा है, तो वो वैलिड एग्रीमेंट बनेगा, इवन तो उसे बदले में कुछ नहीं मिल रहा हो। लगा पता मैंने क्या बोला? सर ये मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक मेरे ना एक स्टूडेंट है, उसके फादर ने ना अपना न्यू मकान बनवाया, तो उन्होंने क्या करा, अपना जो पुराना मकान था वो अपने भाई के नाम कर दिया ऐसे ही। तो ये क्या 25 उसमें आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा, यही तो आएगा। अच्छा, ये ओके। घर जो जाएगा बट रिटर्न में जाएगा, रजिस्टर्ड भी रजिस्ट्रेशन उसकी होगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो ये इसमें जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा आता है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ये वही है, अगर आपने पास्ट में वॉलंटरी सर्विस, ध्यान समझना इस बात को, फैक्ट देखो, लो को समझो कि पास्ट में क्या हुआ। मैं डूब रहा था, मैं डूबता डूबता मर गया, सुनो मेरी बात, मैं डूबता डूबता मर नहीं गया, जिंदा हूँ। मैं डूबता डूब रहा था, मुझे मान लो अश्विनी जी ने बचा लिया, अश्विनी जी अपने घर चले गए, मैं अपने घर आ गया, और 10 दिन के बाद मैं अश्विनी जी को बोलता हूँ कि यार अश्विनी जी, आपने मेरे को बचाया था, आपने वॉलंटरली अपनी इच्छा से सर्विसेज दी थी मुझे पास्ट में, मैं आपको 10 लाख का इनाम देना चाहता हूँ। ये बात मैंने अश्विनी जी को बोली, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 10 लाख इनाम देना चाहता हूँ, ये वैलिड कंसीडरेशन है, ये वैलिड एग्रीमेंट बनाएगी। अश्विनी जी मुझे कुछ नहीं दे रहे प्रेजेंटली, पास्ट में मेरी सहायता की थी, पास्ट खत्म हो गया, प्रेजेंटली मुझे अश्विनी जी कुछ नहीं दे रहे हैं, मैं 10 लाख दे रहा हूँ। अगर जो 10 लाख देने की बात कर रहा हूँ मैं ना, ये मैं वॉलंटरली कर रहा हूँ, ये वॉलंटरली कर रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, तो मैं मुकर नहीं सकता बाद में। बाद में ऐसा नहीं हो सकता मैं अश्विनी जी को बोलूं कि मैं क्यों दूंगा पैसे अश्विनी जी को, अश्विनी जी मुझे क्या दे रहे हैं, नहीं। मैं पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज पे खुश होके प्रोमिस कर रहा हूँ, तो फिर एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। इवन दो मुनीश सर को कुछ कंसीडरेशन नहीं मिल रही प्रेजेंटली, अश्विनी सर को मिल रही है, सिर्फ एक बंदे को मिल रही है, पर फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देखो सेक्शन 25 क्या बोलता है, it lays down that an agreement made without consideration is valid if it is a promise to compensate, अगर promise किया गया compensate करना, wholly or in part, who has already voluntarily done something for the promiser, पहले ही कर रखा है voluntarily अपनी इच्छा से, or something which the promiser was legally compellable क्या लिखा हो यार ये, compellable है ना, to do, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, बोलना है कंपेल, कंपेल तो ठीक है, कंपेलेबल ठीक है, कंपेलेबल है स्टूडेंट। आवाज आ रही है मेरी बच्चों आपको? यस सर, यस। बात वही है, देखो ए ने क्या किया, देखो यहाँ लिखा है, ए ने क्या किया, बी का पर्स ढूंढा और उसने बी को दे दिया, फिर बी ने प्रॉमिस किया कि वो उसको 100 रुपया देगा, तो दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो आप देखो, बी तो प्रॉमिस कर रहा है 100 रुपया देगा, पर ए तो उसको कुछ नहीं दे रहा बदले में ना। ए ने पास्ट में किया ना बुना बिना बोले, वो वॉलंटरी सर्विसेज थी उसकी, उसको बोला नहीं गया था तेरे को इतना पैसा मिलेगा। अब बी उसको देना दे, बी की मर्जी है, पर बी ने अगर प्रॉमिस कर दिया वो देगा तो भी देना पड़ेगा, इवन तो बी को कुछ कंसीडरेशन नहीं मिल रही है। तो यही बोलना चाहता है पॉइंट 2, लग रहा है पता? यस सर। बाकी बच्चों को लग रहा है, Yes, sir. बाकी लोगों को लग रहा है पता, नीलम जी, गीतिका, सुकृति मैम, Yes, sir. Yes, sir. अर्चना जी, लग रहा है पता कि टफ लग रहा है कुछ बातें आपको, कि सर हो क्या रहा है, ये सर के ऊपर से जा रही बात है, ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं समझ आ रहा है सर। आ रहा होगा आपको, ऐसा नहीं ना? हाँ जी। अब टाइम बार डेट मैंने लिखा नहीं हुआ है, तो आप यहाँ लिख लो एक लाइन कि प्रोमिस टू पे टाइम बार, BARRED, टाइम बार डेट इज वैलिड इफ इट इज इन राइटिंग एंड साइंड। अगर राइटिंग में और साइंड में है तो मतलब टाइम बार डेट क्या होता है, देखो याद रखना कि मान लो मैं अर्चना जी को 10 लाख रुपए उधार देता हूँ, अर्चना जी मुझे बोलती हैं सर मुझे 10 लाख रुपए उधार चाहिए, मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास तो है नहीं, अर्चना जी बोलती है मेरे को चाहिए बड़ा जरूरी सर, मैं आपको
अभी 1 जनवरी जो आ रही है, 1 जनवरी 2023 को वापस कर दूंगी, मेरे को इमीडिएटली चाहिए। और मैंने अर्चना जी को 10 लाख रुपए दे दिए। अब 1 जनवरी को मैंने अर्चना जी से मांगे, मान लो अर्चना जी बोलती है कि मेरे पास तो सर है नहीं इस टाइम पे, 2-4 दिन रुक जाओ मैं दे दूंगी। तो जब 1 जनवरी को अर्चना जी ने प्रॉमिस किया था मैं दूंगी पैसा, नहीं दिया, तब से लेकर अगर मैं अर्चना जी के ऊपर केस फाइल करना चाहता हूं तो लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि अगले 3 साल के अंदर अंदर मैं कभी भी केस फाइल कर सकता हूं। और 3 साल के बाद मेरा डैड टाइम बार डैड बन जाएगा, फिर मैं केस नहीं फाइल कर सकता। मेरे केस फाइल करने के बाद मुझे कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी, कोर्ट मेरी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि मेरा डैड टाइम बार बन जाएगा। अब उस उधार के ऊपर टाइम बीतने की वजह से बार लग जाएगा, मैं मांग नहीं सकता, ये होता टाइम बार डैड। तो इसलिए मैंने अर्चना जी को 10 लाख रुपए दिए मान लो, और 1 जनवरी को अर्चना जी ने मेरे को वापस किए नहीं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अगर लीगली पैसा वापस लेना चाहता हूँ तो 3 साल के अंदर अंदर, मतलब 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2026 के पहले पहले केस फाइल कर दूं। अब मैं 1 जनवरी 2027 को केस फाइल करता हूँ तो कोर्ट मेरा केस एंटरटेन नहीं करेगा, ये टाइम बार डेट हो गया। पर मान लो 2027 तक 28 बीत गया, अर्चना जी ने मेरे को पैसे नहीं दिए, मैंने केस फाइल किया, मेरा केस डिसमिस हो गया, मुझे पैसा नहीं मिला। पर अर्चना जी को मेरे पे तरस आता है कि सर ने मेरी बड़ी माड़े टाइम पे हेल्प की थी, तो सर को मुझे पैसे वापस करने हैं। अर्चना जी ने ये बोला, अर्चना जी मेरे पास आए कि सर मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी, इस टाइम पे मैं फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। और अर्चना जी ने रिटर्न में दिया, लिख कर रिटर्न में, ये लाइन मेन है कि राइटिंग में दिया और साइन भी किए। तो अब देखो अर्चना जी मुझे 10 लाख रुपए दे रही है, पर मैं तो कुछ नहीं दे रहा ना प्रेजेंटली। जो पहले मैंने दिया था उसको तो लॉ ने बोल दिया कि अब तेरे को लेने का राइट नहीं है, तूने टाइम से सूट फाइल नहीं किया, वो तो मेरा टाइम बार्ड हो गया। पर प्रेजेंटली अर्चना जी मुझे 10 लाख दे रही है, मैं कुछ नहीं दे रहा। पर जो अर्चना जी दे रही है मेरे को 10 लाख रुपए, और मैंने उसको रिटर्न में लिखवा लिया है, साइन करवा लिए हैं, तो कल को अगर अर्चना जी मुकर जाती हैं देने से तो मैं केस फाइल कर सकता हूँ। और अर्चना जी अगर बोलती हैं कि सर मैं 10 लाख क्यों दूं, मैं दे रही हूँ, बदले में मुझे क्या मिल रहा है, तो कोर्ट बोलेगा नहीं। सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 में बोला गया है कि टाइम बार डेट के केस में भी आप जो है वो कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। तो अगर अर्चना जी मुझे पैसे दे रही है 10 लाख रुपए, इन्होंने मेरे से प्रॉमिस कर दिया, रिटर्न में साइन भी कर दिए, तो मुझे राइट है उसको लेने का, मुझे राइट है, मैं केस फाइल करके ले सकता हूँ। पर बकायदा शर्त यह है कि अर्चना जी ने रिटर्न में दिया हुआ लिख कर और साइन भी कर किए हुए हैं। फिर चाहे मैं अर्चना जी को प्रेजेंटली कुछ नहीं दे रहा, वो बात मैटर नहीं करती। समझ आ रहा है स्टूडेंट क्या बोला मैंने अभी? यस सर। एक बार पढ़ोगे और क्लियर होगा, ऐसा नहीं है, ये रिपीटेड सुनोगे और क्लियर होगा। फिर टाइम बार डैट की बात है, इसमें मैंने और कोई पॉइंट लिखा है, पर इसमें आप अब 2-4 पॉइंट अपने नोट्स में लिखते जाओ, जो मैंने अपने नोट्स में बाद में लिखे थे पर यहाँ पे मेंशन नहीं की। जब ये पीडीएफ फाइल बनी थी उस टाइम नहीं मेंशन किए थे। पहला टाइम है पॉइंट लिखो एजेंसी, मैं चौथा पॉइंट लिखो एजेंसी। 3 पॉइंट जो हमने पढ़े ये तो सेक्शन 25 के अंदर दे रखी हैं। कुछ अदर भी पॉइंट है जब कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती पर एग्रीमेंट वैलिड हो जाता है। एजेंसी सेक्शन 185 बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। अगर एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो ना तब भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना एजेंट अपॉइंट करना है, एजेंट से काम करवाना है। जो मैं एजेंट अपॉइंट करूंगा ना तो जरूरी नहीं है उसको पैसा दूंगा फिर ये अपॉइंट करूंगा, मैं ऐसे बोल के भी एजेंट अपॉइंट कर सकता हूँ, एजेंसी क्रिएट हो जाएगी बिना कंसीडरेशन के भी, ये बात याद रखना। दूसरा जो इसका एक और पॉइंट आप लिखोगे वो लिखोगे गारंटी। गारंटी GUARANTEE गारंटी सेक्शन 127 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन दैट under the contract of guarantee no consideration is received by the surety even then contract of guarantee is valid। होता क्या है, आप मान लो अब अश्विनी जी मान लो कॉन्ट्रैक्ट बैंक से लोन ले रहे हैं, अश्विनी जी मान लो बैंक से लोन ले रहे हैं 1 करोड़ रुपया। बैंक ने बोला अश्विनी जी को कि ला विद ट्विंस की
गारंटी दिला दो, मान लो लाभ विटामिन बहुत फेमस हो गए, नाम चलता है, और बोल दिया लाभ विटामिन की गारंटी दिला दो, हम 1 करोड़ क्या 10 करोड़ आपको लोन दे देंगे, उनकी गारंटी दिला दो। अश्विनी जी मेरे पास आए कि सर गारंटी चाहिए आपकी, मेरे को 1 करोड़ रुपया लोन लेना है, वो लोन दे नहीं दे, गारंटी मांग रही है आपकी। मैं गया, मैंने बोला चलो दे दो गारंटी। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, इसका मतलब पता क्या होता है कि अगर अश्विनी जी ने पैसा नहीं चुकाया मैं चुकाऊंगा, ये होता है मतलब इसका, बस और कुछ नहीं होता। अब देखो अश्विनी जी को तो पैसा मिल रहा है बैंक से 1 करोड़ रुपया, बैंक वालों को ब्याज मिल रहा है, उन दोनों को एक दूसरे को कंसिडरेशन मिल रही है, पर मुझे क्या मिल रही? गारंटी देने वाले को क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, कंसिडरेशन कुछ नहीं मिल रही, पर फिर भी ये वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में जो गारंटर जो होता है देता है गारंटी, उसके लिए कंसिडरेशन लेना जरूरी नहीं है, उसने सिंपल बोला तब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन। समझाया क्या बोला मैंने आपको? ये सेक्शन कौन सा आपने बताया था इसमें गारंटी में? 127 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और एजेंसी में कौन सा सेक्शन बताया था? 185 लिख लिया आपने? थोड़ा मोड़ा ये लास्ट की चीजें लिख लेना, आपको मैं लैंग्वेज ही बोल दी, आपको समझ आ जाएगा। अब आता है आगे पॉइंट कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट ये अलग से पढ़ा है। कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर मैं किसी को कंप्लीटेड गिफ्ट, मैं गिफ्ट लेके आता हूँ, नेकलेस लेके आता हूँ और मैं उस किसी को दे देता हूँ, या मैं कोई मोबाइल फोन ले आता हूँ किसी को दे देता हूँ गिफ्ट, बिना पैसों के दिया, गिफ्ट कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैलिड गिफ्ट माना जाता है। कल को ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ मुझे बदले में क्या मिल रहा है, पर कंप्लीटेड गिफ्ट होना चाहिए। कंप्लीटेड गिफ्ट, गिफ्ट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो ना कि मैं लेकर आया, मान लो मैंने बोल दिया अपनी फ्रेंड को कि तेरे लिए तो मोबाइल फोन आईफोन लेके आ रहा हूँ, और मैं ले भी आया, उसको मैंने वीडियो कॉल कर दी, दिखा दिया आईफोन, अगले दिन दिया ही नहीं, मैं नहीं देता तेरे को, मेरी मर्जी नहीं देता, और वो मेरे पे केस फाइल कर दे, तो ये गिफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मेरे तक ही रहा है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड क्या दे रही है, मैं क्यों दूँ, है ना? मुझे मेरी फ्रेंड कुछ नहीं दे रही तो मैं क्या दूँ, मैं नहीं देता। पर अगर मैंने उसको दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, गिफ्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर मैं नहीं उसको वापस ले सकता कि सर इसको मैंने दिया था, इसको मैंने फोन दिया था, इसने मुझे बदले में कुछ नहीं दिया, अब इसका फोन मेरे को वापस दिलाओ, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है क्योंकि इसने मुझे कंसिडरेशन कुछ नहीं दी। ऐसा नहीं चलेगा। समझाया क्या बोला मैंने? कंप्लीटेड गिफ्ट का लगा पता? मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई टू कंप्लीटेड गिफ्ट दैट इज गिवन एंड एक्सेप्ट, दैट इज गिवन एंड एक्सेप्टेड। मैंने दिया और वहां से एक्सेप्ट हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। समझा? हाउएवर प्रोमिस टू गिफ्ट इज नॉट वैलिड। अगर मैं प्रोमिस करता हूँ गिफ्ट देने के, तो वो वैलिड नहीं है, वो बात यहाँ पे नहीं आती, मैं कभी मुकर सकता हूँ प्रोमिस से, वो बात लग गया। क्लियर हुआ? लगा पता? वेरी गुड, है ना? एक और पॉइंट लिखो, छठा, जो भी अगला पॉइंट है वो लिखो, चैरिटी। चैरिटी, CHARITY, चैरिटी। अगर आप चैरिटी करने का प्रोमिस करो, चैरिटी कर देते हो किसी मंदिर में जाके पैसा दे देते हो, मंदिर वाले आपको कुछ नहीं देते, तो वो भी वैलिड माना जाएगा। आप कल को अपना पैसा वापस नहीं ले सकते ये बोल के सर हमारे भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं था, इनको पैसा वापस करना पड़ेगा, इन्होंने बदले में मुझे क्या दिया, ऐसा नहीं हो सकता। चैरिटी के केस में नहीं हो सकता। समझाया? इसमें केस लो है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस लो है, वो आप देख सकते हैं। क्या हुआ इस केस में? देखो आप ना केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस को छोड़ो, मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अगर आपको एक पेपर में आता है तो आपने 25 के अनुसार 3 पॉइंट लिखने हैं, उसके बाद आप एक एजेंसी लिख दो, एक आप गारंटी लिख दो, 2 हो गए, उसके बाद एक आप कंप्लीटेड गिफ्ट लिख दो, 3 बड़े पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट इस एक्स्ट्रा लिख दिए। इतने बुक में भी दिए होंगे, जहाँ बुक से पढ़ोगे आप वहां भी दिए होंगे इतने। इसके सिवा चैरिटी भी लिख देना, चैरिटी समझिए, आप चैरिटी करते हो, आप फ्री में किसी को, तो आप ये नहीं बोल सकते बदले में मुझे क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन मुझे नहीं मिल रही, बेल्ट चैरिटी मानी जाएगी वो। एक और पॉइंट लिख,
काफी हो गया और लिखवाऊं पॉइंट की काफी हो गया, काफी हो गया वैसे आपका, इतना नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी सर। एक पॉइंट मैं वैसे बता देता हूँ थोड़ा आपके नॉलेज के लिए, क्या आपके दिमाग में आसानी से बढ़ जाए। ग्रेटुटियस बेलमेंट, GRATUITOUS, ग्रेटुटियस या ग्रेचुइटियस ही बोलते हैं इसको, या ग्रेचुइटियस बेलमेंट। ग्रेचुइटियस का मतलब होता है बिना पैसों के काम करना, बिना पैसों के काम करना। जब आप बेलमेंट अगले अगले सेमेस्टर में आपको बेलमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। चलो छोड़ो इस पॉइंट को, आप रहने दो। चलो गाइस स्टूडेंट्स, तो हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो कल हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज काफी टाइम हो गया, मेरा अभी दूसरा लेक्चर भी है, मेरा भी 8 बजे दूसरा लेक्चर भी है, तो दूसरे लेक्चर की तैयारी करता हूँ, डिनर भी करना है मेरे को। तो अब कल करते हैं बाकी का, आगे का कंसिडरेशन हमने पूरा कंप्लीट कर